पर्यावरण पारिस्थितिकी श्रृंखला में आज हम लोग पारिस्थितिकी में पर्यावरण का संचरण कैसे होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में पदार्थों का संचरण कैसे होता है कि मतलब जैसे फास्फोरस है, कार्बन है, वाटर है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये किस तरीके से गति करते हैं। देखिए, ये तो सभी को ही पता है कि हम लोग को जो बॉडी है, किसी भी जीव जंतु का बॉडी है, ये कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इन सबसे बना हुआ है। तो ये पर्यावरण में और सब ये भी हम जानते हैं, कभी कोई पदार्थ नष्ट नहीं होता है। ये अगर रूप परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम लोग नष्ट करना बोल देते हैं, बेसिकली वो रूप परिवर्तित हो जाता है कि जब अभी पदार्थ किसी चीज़ में तो जा कर के पौधों में चला गया, वही फास्फोरस जाकर वाटर में चला गया, वही एनवायरनमेंट में चला गया। तो इस तरीके से वो लगातार रूप परिवर्तित करता रहता है, लेकिन कभी नष्ट नहीं होता। तो सबसे पहले हम जैव भू रासायनिक चक्र हमने बताया था आपको कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है। इसमें इस चैप्टर पे हम लोग जैव भू रासायनिक चक्र से शुरू करेंगे, उसके बाद फास्फोरस साइकिल, वाटर साइकिल और साथ में कार्बन साइकिल हम लोग यहाँ पे मेन पढ़ लेंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें और बचेंगी जो हम दूसरे वीडियो में बनाएंगे। नाइट्रोजन साइकिल होगी जो थोड़ा बड़ा आ जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग फास्फोरस साइकिल, वाटर साइकिल और कम से कम कार्बन साइकिल, 3 चक्र अगर हम पढ़ लेंगे तो हमें पता चल सकेगा कि कार्बन कैसे जाता है, वाटर कैसे जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें बेसिक नॉलेज है। क्योंकि मैंने आपको एक बार जैव भू रासायनिक चक्र पिछले लेक्चर में बताया था, उसमें बताया था कि पदार्थों के चक्रण, पुनर्चक्रण, उनकी जो पूरी प्रक्रिया है, तो यही हमारा जैव भू रासायनिक चक्र होता है। या ये कहें कि किसी जैविक पदार्थ का अजैविक में बदलना, अजैविक का जैविक में बदल जाना, साथ में इन पदार्थों का उसके बाद पोषक तत्वों में जो प्रवाह है ये निर्धारित होता है। तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है कि मतलब पोषक तत्वों का अजैविक से जैविक में जाना, जैविक से अजैविक में जाना का एक जो पूरा प्रवाह बना हुआ, साइकिल बना हुआ, इसी को हम लोग जैव भू रासायनिक बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल कहते हैं। तो सबसे पहले हम जल चक्र की बात करें, बहुत तेज़ी से है जल चक्र के बारे में अगर हम बात करें। देखिए, हम तो देखते हैं कि बारिश होती है, बारिश से पानी भर आता है, तो ये तो छोटा फिनोमेना है। लेकिन हम पूरी तरीके से देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जब पृथ्वी पर बारिश होती है, ख़ासतौर से बरसात के महीने में, उत्तरी ध्रुव गोलार्ध की हम बात करें तो जून से लेकर के सितंबर के महीने तक की बात करें, ठीक है। बादल बने, गर्म से ऊपर वाष्पन हुआ, समुद्र का वर्षण हुआ, जिसके कारण जाकर के बादल बने और बादल के बाद वर्षा होती है। लेकिन ये फिर कैसे लगातार चलता रहता है। सबसे पहले बारिश आई, उसके बाद ये क्या हुआ कि कुछ वाटर जो होता है वो तो नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है, कुछ हम अपने खेती में यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज दिया गया है कि किस तरीके से कितना परसेंट कहाँ पर है। तो हमने ये देखा कि सबसे पहले क्या हुआ, बरसात का पानी आया, ये नदियों के द्वारा माध्यम से समुद्र में चला गया। यही बरसात, यही पानी समुद्र से जाने के बाद फिर क्या हुआ, वाष्पोत्सर्जन हुआ और फिर से ये बादल के रूप में बदल गया और बारिश हुई। बहुत सिंपल सा है, वाटर साइकिल बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। लेकिन अब वाष्पोत्सर्जन जो होता है ना, जो बादल बनता है, अक्सर हम केवल समुद्र से लेते हैं, ऐसा नहीं है। पेड़ पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं उसमें भी वाष्पोत्सर्जन होता है, उससे भी पानी जो है एनवायरनमेंट में जाता है, जो बादल बनाने में सहायक साबित होता है। तो बस वाटर साइकिल में इतना ही है कि बारिश हुई, उसके बाद ये पानी, अब हम इसका यूज भी कर लेते हैं कुछ मामलों में, अपने अपने घरेलू कामों में, कुछ किसी मामलों में उसकी। लेकिन ये समुद्र में गया, समुद्र से लेकर के उसका फिर से वाष्पीकरण हो गया और ये बादल बन गए, ये होता है। तो अगर हम देखें कि लेकिन जो पानी हमारे पास धरती में, धरती के लगभग 71% भाग जो समुद्री, इससे बड़ी मात्रा में वाष्पीकरण होता है। लेकिन अगर आप देखें, जितना भी स्वच्छ जल है उसका 75% हिम ग्लेशियर के रूप में जमा है, चाहे उत्तरी ध्रुव में हो चाहे दक्षिणी ध्रुव को, दोनों को मिला करके लगभग 75%। भूमिगत जल जो है ये 24% होता है और नदी झील जल 0.3% ही होता है और नदी 0.03%। आपको पता है जो स्वच्छ जल है, जो पीने लायक है, वो पूरे वाटर का केवल 3% होता है। फिर भी हम लोग कितना ज़्यादा पानी का नुकसान करते हैं। तो जल चक्र हो गया। जल चक्र में कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था कि बस बारिश से पानी लगातार समुद्र में गया, समुद्र वाष्पीकरण हुआ, बादल बन गई, ये चक्रिया लगातार चलती रहती है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले फास्फोरस साइकिल की, ठीक है। फास्फोरस साइकिल जो होता है ना, ये इन्वायरमेंट में मौजूद नहीं होता है, ठीक है। नंबर 1 बात हमें ऐसा याद रखेंगे, फास्फोरस ये चट्टानों के रूप में होता है, चट्टानों में ही पाया जाता है। अब हम चट्टानों में क्या करते हैं, जैसे मान लो बारिश हुई या किसी भी कारण से चट्टान धीरे धीरे उसमें अपरदन होने लगा, अपरदन होने के बाद बारिश के अपरदन से वो धीरे धीरे करके वो पानी समुद्र में गया। समुद्र में जाने के बाद क्या होता है
कि ये क्रस्ट का रूप धारण कर लेता है। देखिए, जो समुद्र में ये फास्फोरस 3 तरह के माध्यम होते हैं फास्फोरस के चक्र के। पहला तो होता है कि सब फास्फोरस होता कहाँ है, मेनली ये चट्टानों में जमा होता है और बारिश होने के बाद ये धीरे धीरे करके अपरदन के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। वहाँ पर जाके ये नीचे एक लेयर बना लेता है समुद्र में। उसके बाद कभी स्लिप फ्लो स्प्रेडिंग होती है, इसको मैं आपको भूगोल में बताऊँगा। उसके क्या होता है कि ये फिर से उत्थान होने लगता है। अगर समुद्र का उत्थान होने लगा तो उसमें फिर ये फास्फोरस पर्वत के रूप में फिर से सामने आ जाता है। तो बस फास्फोरस का एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या होता है फास्फोरस का, देखिए पेड़ पौधों में फास्फोरस होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई है, मान लीजिए कोई जानवर है, उसने फास्फोरस को, उसने पेड़ पौधे को खा लिया, वो जानवर में चला गया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद वो डीके हो गया, डीके होकर के वो धीरे धीरे पृथ्वी में फिर से चला गया या फिर से चट्टानों के रूप में वो बदल जाता है। तो इस तरीके से दूसरा तरीका हो गया। एक तीसरा तरीका होता है इसमें कि जो हाँ, देखिए बस मेन 2 ही तरीके हमको याद रखने हैं। एक ये तरीका, उसके बाद क्या होता है व्यक्ति की कोशिकाओं में, उसके बाद हमारे साथ में एटीपी एनटीपी के रूप में हड्डियों में भी होता है। और अगर मान लीजिए ये गल जाती हैं या मृत्यु हो जाती है तो भी ये फास्फोरस फिर से दोबारा धरती में जाकर के मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फास्फोरस चक्र। और इसके साथ साथ फास्फोरस चक्र में और भी कई बातें हैं कि ये तो भुगता है, कूड़ा कट्टू अपरदन हो गया, उसके बाद ये अफवाह के माध्यम से, बाकी सारी बातें वही है, ठीक है। ये हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरा कार्बन साइकिल। तो जो कार्बन साइकिल होता है ये थोड़ा सा हमारा बड़ा होता है। देखिए इसको हम 2 रूपों में पढ़ेंगे। पहली बात तो कार्बन जो होता है ये प्रकृति में एक तरह से नेचुरली पाया जाता है। हमारे शरीर में भी एक बड़ी पर्याप्त प्रतिशत कार्बन का होता है। परमाणु क्रमांक 6 कार्बन 12 लिखा जाता है इसको। तो कार्बन की अगर देखिए कोई भी पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, ठीक है, ये उसमें क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण किया, इन्होंने सूर्य से प्रकाश लिया, उसके बाद जाइलम फ्लोएम के माध्यम से ये एक तरीके से अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने के बाद क्या होता है, ये तो हम मानते हैं कि सबको पता होगा, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, साथ में जड़ों से इसको वाटर मिलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के माध्यम से ये क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। सी से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन वाटर हो गया, उसके बाद ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज के निर्माण करने के बाद क्या होता है, ग्लूकोज इसमें स्टार्च के रूप में जाकर के जमा हो जाता है पौधों में। फिर यदि मान लेते हैं कि इसी को कोई जानवर खा लेता है, ठीक है, अब ये उसी में ग्लूकोज जो खाया ये जानवर में चला गया। ये हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है ये तो उत्पादक हो गए। अब प्राथमिक उपभोक्ता मान लीजिए बकरी है, बकरी ने इनको खा लिया, अब वो बकरी में चला गया, ठीक है, दिखता नहीं हो, ऐसे चला जाता है। उसके बाद वो उस बकरी को शेर ने खा लिया, तो ये शेर में चला गया कार्बन। तो ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। और फिर जैसे कि मान लेते हैं उस शेर की मृत्यु हो जाती है, शेर की मृत्यु हो जाती है तो फिर से मिट्टी में चला जाता है। तो देखते हैं पूरा एक कार्बन चक्र लगातार चलता रहता है। पहले क्या था कि कार्बन चक्र नेचुरली पाया जाता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पेड़ पौधों में ये क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एनवायरनमेंट से और साथ में जल की मदद से ये ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। ग्लूकोज निर्माण करने के बाद अगर मान लीजिए कोई उत्पादक उनको खा लेता है, उपभोक्ता उन्हें खा लेता है, उपभोक्ता को मान लीजिए प्राथमिक उपभोक्ता मान लीजिए बकरी ने उसे खा लिया। अब उसके खाने के बाद क्या होगा कि मान लीजिए उस बकरी को शेर ने खा लिया, अब शेर में चला गया कार्बन और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद क्या हुआ कि वो फिर से धरती पर चला गया, नए एनवायरनमेंट में चला गया। ये कार्बन, इसको बेसिकली कार्बन चक्र का जैव चक्र बोलते हैं, बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल इसे बोलते हैं, जैव कार्बन साइकिल इस वाली प्रक्रिया को बोलते हैं। एक दूसरी प्रक्रिया होता है कि जियोलॉजिकल, जो एक तरीके से भू जैविक चक्र में क्या करते हैं हम कि देखिए कि कार्बनिक अम्ल बनाता है। एनवायरनमेंट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। अब बारिश हो गई, बारिश से वो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलकर कार्बोनिक अम्ल बना लिया, H2CO3। अब ये कार्बोनिक अम्ल जो है किस तरीके से अपर्दन के माध्यम से, जैसे भी ये जाकर के किसी रॉक में जाए गिरा, उसके बाद उस रॉक में मान लीजिए कैल्शियम और मैग्नीशियम है। अब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के माध्यम से ये सीधे सीधे बह करके समुद्र में चला जाता है, ठीक है।
तो वहाँ पर बह गया, उसमें साथ में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों भी उसमें चला जाता है, समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड बह करके चला जाता है। फिर वहाँ पर जाकर के ये फिर ये कार्बोनिक अम्ल बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, उसके बाद ये चूना पत्थर बनाता है, चूना पत्थर बनाने के बाद ये नीचे जम जाता है। तो वही फिर अगर प्रक्रिया हो गई एक तरीके से, ये दोबारा फिर से पर्यावरण में चला जाता है। तो इसको थोड़ा सा मुझे लगता है कम समझा पाया हूँ मैं इसे। सबसे पहले ये कार्बोनिक अम्ल बनाता है, कार्बोनिक अम्ल जो होता है ये आप बरसात के रूप में नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद यह अपरदन के माध्यम से समुद्र में चला गया, समुद्र में जाके कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, फिर ये जाकर के कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के बाद ये चूना पत्थर के रूप में बदल जाता है। तो इस तरीके से कार्बन फिर से पर्यावरण में चला जाता है। तो अभी हमको लगता है एक बार थोड़ा सा इसको हमें और ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है, तो मैं इसको फिर से आपको एक बार पूरी तरीके से इसकी व्याख्या कर दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में हम लोगों ने जल चक्र, फास्फोरस चक्र और साथ में कार्बन चक्र 3 को पढ़ा है। पहले हम जल चक्र तो बहुत आसान है कि बारिश समुद्र से वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण होने के बाद ये बादल बनाए, बादल बनाने के बाद ये बारिश हो जाती है और फिर वो पानी लगातार बहते समुद्र में चला जाता है। तो ये एक चक्र चलती रहती है। उसके बाद ये बस वाटर साइकिल में कोई बहुत ज़्यादा इसमें नहीं रहता है, ये तो नॉर्मल आदमी समझ भी सकता है। थोड़ा फास्फोरस साइकिल और कार्बन साइकिल के बारे में हम बात करें, जैसे हमने बात की, तो फास्फोरस, देखिए फास्फोरस कभी भी एनवायरनमेंट में सीधे तरीके से नहीं पाया जाता, ये चट्टानों के रूप में होता है। मेनली 2 तरीके से ये फिर से दोबारा ही साइकिल चलता है। जो जैसे मान लीजिए बारिश हो गई, अब बारिश हो गई तो क्या होगा, फास्फोरस अपरदन होगा किसी मान लीजिए पर्वत का, अपरदन के माध्यम से ये फास्फोरस चला जाता है समुद्र में। उसके बाद क्या हो जाता है कि धीरे धीरे करके नदियों के माध्यम से ये समुद्र में चला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद समुद्र में जाकर के नीचे जमा हो जाता है और जमा हो जाने के बाद मान लीजिए फिर से कभी समुद्र का उत्थान हुआ या सी फ्लोर स्प्रेडिंग की घटना होती है, तो ये फिर से पर्वत के रूप में दोबारा आ जाता है। तो देखिए, और उसके बाद दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई पेड़ पौधे हैं, उसमें फास्फोरस है, उसको किसी जीव ने खा लिया, मान लीजिए प्राथमिक उपभोक्ता ने खा लिया, उसके बाद उसका डिकम्पोजर हो गया, डिकम्पोजर होने के बाद क्या हुआ, फिर जा कर के पृथ्वी पर फिर से फास्फोरस मिल जाता है, ये होता है। देखिए, मेनली पृथ्वी के क्रस्ट वाले जो एरिया, सबसे ऊपर वाले जो एरिया में फास्फोरस का बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होता है और ना ही ये कहीं इन्वायरमेंट में पूरी तरीके से पाया जाता है। बस इसमें ये 2, 3, 4 पॉइंट याद रखना है। उसके बाद हमने कार्बन साइकिल बढ़ाया। कार्बन साइकिल में हमने 2 तरीके कार्बन जो होता है, 6 कार्बन 12 इन्वायरमेंट में पाया जाता है, नेचुरली आकर होता है, ठीक है। देखिए, पेड़ पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने ग्रहण किया, उसके जड़ों के माध्यम से H2O उन्हें मिल ही जाता है, दोनों रिएक्शन करके ग्लूकोज बनाते हैं जो कि इनको स्टार्च के रूप में उनके संग्रहित रहता है। स्टार्च का एक ग्लूकोज जो होता है, मान लीजिए कोई पत्ती पेड़ पौधे ने किसी ने पेड़ पौधों को किसी प्राथमिक उपभोक्ता ने खा लिया तो उस पर चला गया, बाद में उसका डिके हो गया, ये डिके हो जाकर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन फिर से टूट जाता है। जब उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी प्राणी जो इसने खाया है, मान लीजिए इसको प्राथमिक उपभोक्ता ने खा लिया, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता ने खा लिया, मान लीजिए बकरी ने पत्ती खाई, बकरी को शेर ने खा लिया, शेर के खाने के बाद क्या होता है कि वो शेर की मृत्यु हो गई तो ये फिर से कार्बन एनवायरमेंट में चला जाता है, धरती पर चला जाता है। अब उसके जियोलॉजिकल साइकिल इसी कार्बन का ही होता है कि मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो दूसरे रेन से क्रिया करने के लिए कार्बोनिक अम्ल बना दिया, फिर नीचे गिरे अपरदन के माध्यम से समुद्र में चला गया, उसके बाद ये क्या होगा, दोबारा जा कर के समुद्र में ये नीचे एक परत बना लेता है। तो इस तरीके से फिर वहाँ पर जा कर के कैल्शियम कार्बोनेट की परत बना लेता है, और फिर ये चूना पत्थर बन जाता है,
चूना पत्थर में फिर से बदल करके कार्बन के रूप में, तो कार्बन साइकिल भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यही कैल्शियम कार्बोनेट मैंने जब आपको पढ़ाया था कोरल रीफ तब बताया था। तो ये प्रक्रिया भी लगातार चलती रहती है। बस इतना इसमें याद रखना है। थैंक यू।